हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक कर रहे थे बच्चों, दैट वाज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने परसेंटेज पढ़ी थी, मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जो मैंने कहा था आप इन क्वेश्चंस को करके मुझे सेंड कर सकते हो। हालांकि कईयों ने किए, कईयों ने नहीं किए। जिन्होंने नहीं किए वो नेक्स्ट टाइम सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी मैं समझाऊं इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक रूम में टीचर पढ़ा रहा है और इस रूम में केवल 12 सीट्स अवेलेबल है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। टीचर तो खड़ा होकर पढ़ाएगा, आपके लिए 12 सीट्स हैं। मान लो इस क्लास को पढ़ने के लिए 6 स्टूडेंट्स आए, तो 6 स्टूडेंट्स आएंगे तो 6 के 6 बैठ जाएंगे, बाकी सीट्स खाली रहेंगी। मान लो 10 स्टूडेंट्स आए तो 10 के 10 आएंगे, बैठ जाएंगे, बाकी 2 सीटें खाली रहेंगी। पर अगर 12 स्टूडेंट्स आए तो 12 की 12 सीट्स आपकी भर जाएंगी और कोई सीट खाली नहीं बचेगी, राइट। मान लो इस क्लास को पढ़ने के लिए 20 स्टूडेंट्स आ गए, पर 20 में से 12 स्टूडेंट्स तो क्लास में एंटर कर जाएंगे, बाकी जो 8 स्टूडेंट्स होंगे वो बाहर वेट करेंगे, वो अंदर एंट्री नहीं मिल सकते क्योंकि सीट्स ही 12 की है। चलो एक काम करते हैं, इस बार 20 नहीं आए, मान लो इस बार 30 स्टूडेंट्स आए, पर 30 में से 12 को तो एंट्री मिल जाएगी और बाकी 18 बाहर वेट करेंगे, नहीं करेंगे कि एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि एक बात क्लियर है, इस क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे आके बैठ सकते हैं? 12, उससे ऊपर नहीं बैठ सकते। चाहे इस क्लास में 20 आए, चाहे 100 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000 बच्चे अप्रोच करें, बैठेंगे तो 12 भी ना बच्चों। तो यानी कि इस क्लास की मैक्सिमम लिमिट बच्चों को बिठाने की कितनी होगी? 12। तो यहाँ पे मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट, कि भैया इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इस क्लास की सॉल्युबिलिटी 12 सीट्स हैं। इस क्लास की सॉल्युबिलिटी कितनी है? तो अगर मैं कहूँ कि भैया कोई फलानी क्लास चल रही है, वहाँ पर उस क्लास की सॉल्युबिलिटी 50 है, तो आप इस 50 सुनते ही दिमाग में क्या शब्द आएगा? 50 सुनते ही दिमाग में शब्द आएगा कि मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 50 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर मैं कहूँ किसी क्लास की सॉल्युबिलिटी 100 है, अब दिमाग में क्या आएगा कि मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 100 बच्चे बैठ सकते हैं। तो जब भी सॉल्युबिलिटी का जिक्र आएगा किसी क्लास की, तो आपके दिमाग में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। ठीक ऐसे अगर मान लो मेरे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, मान लो पानी पड़ा हुआ है 100 ग्राम या 100 ml, पानी के 100 ग्राम और पानी के 100 ml बच्चों एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं होता। मान लो मैंने इसके अंदर एक सॉल्ट डाला और सॉल्ट 2 ग्राम डिज़ोल्व हो गया, यानी कि इस 100 ग्राम ने 2 ग्राम को अपने अंदर डिज़ोल्व करवा लिया। फिर मैंने क्या किया? मैंने 2 ग्राम और डाला, अब यानी कि वो भी डिज़ोल्व हो गया, यानी कि टोटल 4 ग्राम हो चुका था। मैंने 2 ग्राम और डाला, अब टोटल 6 ग्राम हो चुका था, वो भी डिज़ोल्व हो गया। मैंने इस बार 2 ग्राम और डाल दिया, अब टोटल 8 ग्राम उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका था। अब ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे क्लास में बच्चे पहले 6 आए, फिर 10 आए, फिर 12 आए, फिर उसके बाद जब और बच्चे आए तो और बच्चे एंट्री नहीं कर पाए ना। मान लो अब मैं 8 ग्राम टोटल कितने डाल चुका था बच्चों? टोटल 8 ग्राम सॉल्ट मैं इस 100 ग्राम में डाल चुका था।
अब मैंने क्या किया, 8 ग्राम के बाद मैंने और कोशिश करी कि चल 2 ग्राम डालता हूँ। पता क्या हुआ, वो 2 ग्राम सॉल्ट सारा का सारा नीचे जाके सेटल हो गया, बैठ गया, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 ग्राम पानी इस सॉल्ट का मैक्सिमम कितना अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, सिर्फ 8 ग्राम, इससे ऊपर नहीं। मैंने इसके अंदर 20 ग्राम डाला, मान लो मैंने इसके अंदर 20 ग्राम डाला, तो 20 ग्राम डालूंगा तो डिसॉल्व कितना होगा, सिर्फ 8 ग्राम, तो नीचे कितना सेटल हो जाएगा, 12 ग्राम नीचे सेटल हो जाएगा। यानी कि अब ये 100 ग्राम के अंदर 8 ग्राम से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इस 100 ग्राम पानी में 8 ग्राम है। कितने ग्राम है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये सॉल्ट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, 8 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है। किसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। हाँ, मुझको टेम्परेचर चेंज नहीं करना, पानी को गर्म कर दूंगा तो हो सकता है और डिसॉल्व हो जाए, पानी को ठंडा कर दूंगा तो हो सकता है और सेटल हो जाए, टेम्परेचर रिमेन सेम। अब यहाँ पे बच्चा एक बात पूछता है कि सर सभी की इसके अंदर 8 ग्राम डिसॉल्व होगी। नहीं, मान लो मैंने अब की बार क्या किया, मैंने अब 100 ग्राम वाटर तो लिया, पर इस बार मैंने सॉल्ट, पहले सॉल्ट मैंने X लिया था, अब मैंने सॉल्ट क्या ले लिया, मैंने सॉल्ट चेंज कर दिया। मैंने देखा कि ये Y 5 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया, 10 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया, 15 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया, 20 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया। पर जब 20 ग्राम डिसॉल्व हो गया और 20 ग्राम के बाद मैंने मान लो टोटल डाला इसके अंदर 30 ग्राम डाला, तो डिसॉल्व कितने ग्राम हो गया, डिसॉल्व कितने ग्राम हो गया बच्चों, बाकी मैंने देखा 10 ग्राम नीचे सेटल हो गया। अब इसका क्या मतलब है, ये सॉल्ट Y मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो रहा है, तो ये 20 ग्राम इस सॉल्ट Y की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो यहां से सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बनाते हैं। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या आती है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट, किसका, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी dissolved which can be dissolved in given amount of सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ज़्यादातर क्या होता है, या तो 100 ग्राम होता है या फिर 100 ml होता है। एट कब, गिवन टेम्परेचर, यानी कि हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। तो मेरे बच्चों पहले बताओ सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो इस सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा जिसको नहीं भूलना, शाबाश, मैक्सिमम अमाउंट। किसका मैक्सिमम अमाउंट, किसके अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ, और वो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, या 100 ग्राम या 100। पर 11-12 में जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर मैं अभी 11-12 की बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अभी आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी पे फोकस रहो कि भैया 100 ग्राम या 100 ml, एनसीईआरटी इतना लिखता है, मैं उसके ऊपर नहीं चलेंगे। अच्छा, यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब समझना जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। पहले मैं क्लास का जिक्र करता हूं। मान लो इस क्लास में 12 सीट थी, बच्चे आए 6, अभी भी कितनी सीट खाली होंगी, 6। तो क्लास सेटिस्फाइड हो चुकी है या अभी अनसेटिस्फाइड है, अभी अनसेटिस्फाइड है, अभी पूरी सेटिस्फाइड नहीं हुई। सीट थी 12, बच्चे आए 10, अभी भी 2 सीटें खाली हैं, अभी भी और बच्चे ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि क्लास सेटिस्फाइड होगी या अनसेटिस्फाइड है, अभी भी अनसेटिस्फाइड है, 2 बच्चे और आ सकते हैं। मान लो बच्चे आ गए 12 के 12 सीटें भर गई 12,
क्या अब बताओ, क्या 12 के बाद अब और बच्चे आ सकते हैं? यानी कि क्या अब क्लास सेटिस्फाइड होगी, अभी भी अनसेटिस्फाइड और बच्चे आ सकते हैं? अब सेटिस्फाइड हो गई। अब बताओ 12 के बाद बच्चे 20 आए या 200 आए या 2000 आए या चाहे 2 लाख आए, बैठेंगे कितने? बैठेंगे तो 12 ही। यानी कि मैं कहूँगा क्या अचीव हो गई सॉल्युबिलिटी, और इस समय क्लास सैचुरेट हो चुकी है। क्लास क्या हो चुकी है? सैचुरेट हो चुकी है। यानी कि इस क्लास को हम सैचुरेटेड क्लास कहेंगे। यानी कि एक क्लास को सैचुरेटेड क्लास कब बोलते हैं? जब उसकी सारी सीट्स जो उसके अंदर अवेलेबल हैं वो भर जाएं, तो हम कहेंगे क्लास बिकम्स सैचुरेटेड। अब और बच्चे नहीं ऐड हो सकते। ठीक इसी तरह से सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड हो सकता है। कैसे? मान लो इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 2 ग्राम डाले, डिसॉल्व हो गया, अभी भी और डिसॉल्व हो सकता है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अभी अनसैचुरेटेड है। 2 और डाले, 2 और डाले, 2 और डाले, कितना ग्राम डाल दिए टोटल? 8। कितना मैक्सिमम जा सकता था? 8। अब 8 के बाद मैं और डालूंगा तो सारा का सारा सॉल्ट डिसॉल्व होगा या नीचे सेटल हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। नाउ द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब सॉल्युबिलिटी अचीव हो जाए, जितना मैक्सिमम जाना था जा चुका है, उसके बाद और सॉल्यूट ना डाला जाए, उस सॉल्यूशन को हम नाम क्या देने लगते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप पानी में चीनी घोलना शुरू करो, चीनी घुल गई, और डाली और घुल गई, और डाली और घुल गई, और डाली और घुल गई, फिर आपने देखा चीनी डालो घुल नहीं रही, यानी कि सॉल्युबिलिटी अचीव होगी। यानी कि अब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which no more solute can be added in given amount of solvent at कब? at a given टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना। ये बात समझ में आ गई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। पर एक बात, सैचुरेट बनेगा कब? जब क्या अचीव हो चुकी होगी? सॉल्युबिलिटी अचीव होगी, तो अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अब सॉल्यूट के बस की नहीं, अब सॉल्यूट और अकोमोडेट नहीं कर सकता, जगह ही नहीं बची ना, जगह ही नहीं बची। एक्चुअली होता क्या बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। हमने जूम करके देखा। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। इसी स्पेस में जाके कौन जाके बैठता है? इसी स्पेस में जाके कौन बैठेगा? सॉल्यूट जाके बैठेगा। लो जी, सॉल्यूट जाके बैठ गया। अब बताओ, सॉल्यूट सारा का सारा उस जगह को कवर कर चुका है। अब बताओ, अगर मैं अब इसके अंदर सॉल्यूट डालूंगा, आप ही बताओ, जगह बची क्या? जो सॉल्यूट डालूंगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो सारा का सारा नीचे सेटल हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन क्या बन गया बताओ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या अचीव हो चुकी है? सॉल्युबिलिटी अचीव। पर यहां पे आपने एक चीज नोट करी होगी, हम बार बार टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज रोल ऑफ टेम्परेचर इन द सॉल्युबिलिटी? तो पहले बताओ, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। या बढ़ेगी या कम होगी? मेरे बच्चे, सॉल्युबिलिटी को हम 2 केस में पढ़ेंगे अभी। एक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी कि मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं एक सॉलिड को किस में डालने वाला हूं? लिक्विड में डालने वाला हूं। जैसे पानी में चीनी डाली, पानी में नमक डाला, पानी में ग्लूकोज डाला, पानी में यूरिया डाला, पानी में आप पानी में कोई भी सॉल्यूट डाल दो, सॉलिड। आपसे मैं पूछता हूं, मान लो ये पानी के अंदर मैंने चीनी डाली, ये वाटर है, और मैंने इस वाटर में क्या डाली मेरे बच्चों? शुगर ऐड कर दी। शुगर डिसॉल्व होती रही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा शुगर नीचे सेटल होना शुरू हो गई। अब शुगर नीचे सेटल होना शुरू हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी अचीव हो गई। जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना था उतना मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया। अगर अब मैं
अगर अब मैं इस बीकर को नीचे से गर्म कर दूं, मतलब मान लो मैं फ्लेम पे लगा दूं, गैस पे लगा दूं, इसको बर्नर पे रख दूं इसको, अब बताओ पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा? तो आपको क्या फील होता है? ये चीनी जो नीचे पड़ी हुई है ये पानी में और घुल जाएगी या जो पानी में घुली हुई है वो नीचे सेटल हो जाएगी? क्या फील होता है? गर्म करने पर ये चीनी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? पानी में जाना शुरू हो जाएंगे। ये किस में जाना शुरू हो जाएंगे? पानी में जाना शुरू हो जाएंगे। जब पानी में जाना शुरू हो जाएंगे तो चीनी अब पहले के मुकाबले और डिसॉल्व हो रही है या और अनडिसॉल्व हो रही है? और डिसॉल्व हो रही है। यानी कि हीट करने से सॉलिड लिक्विड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं, इनसोल्यूबल हो जाते हैं? ज़्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं। यानी कि आपने इसमें क्या देखा? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को TEMP लिखता हूं, पूरा लिखना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी किसकी? ऑफ सॉलिड, किसके अंदर? इन गिवन लिक्विड ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज करेगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कि दैट इज सॉलिड बिकम्स मोर सॉल्युबल एट कब? हायर टेम्परेचर देन एट कहां पे? लोअर टेम्परेचर। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? पर अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक गैस किस में जा रही है? लिक्विड में। हाँ बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे आप में से कई बच्चे भी हम बता रहे थे कि हम सर 11-12 में JEE की तैयारी करेंगे, हम 11-12 में नीट की तैयारी करेंगे। एक बात मैं भी अभी बता दूं, 11-12 में जाके इस केस के अंदर 2 केस होते हैं। यानी कि हीट करने से सॉलिड ज़्यादा सोल्यूबल भी हो सकता है, हीट करने से सॉलिड कम सोल्यूबल भी हो सकता है। पर आपके NCERT ने सिर्फ क्या लिखा 9th क्लास की कि हीट करने से सॉलिड ज़्यादा सोल्यूबल होता है। तो मैं इसके अंदर एक शब्द लिख देता हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहेगा। ऑलवेज को हटा देते हैं। ऑलवेज को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? जनरली। जनरली कर देते हैं, हमेशा नहीं होती। पर आपकी 9th क्लास के NCERT में क्या लिखा है कि सॉलिड हीट करने से ज़्यादा सोल्यूबल हो जाते हैं। पर 11-12 में क्या पढ़ाऊँगा कि सॉलिड हीट करने से ज़्यादा सोल्यूबल भी हो सकते हैं और कुछ सॉलिड कम सोल्यूबल भी हो सकते हैं। पर अभी आपने नहीं करना, कंफ्यूज मत होना, आप यही लिख के आना भैया हीट करने से। अब इधर आ दो, गैस इन लिक्विड। चलो कि गैस इन लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो चलो कोई कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ही ले लेते हैं। आप इतनी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो जिसमें गैस होती है, पेप्सी पीते हो, थम्स अप पीते हो, कोक पीते हो, मिरिंडा, लेमटा, जो भी गैस वाली कोल्ड ड्रिंक आपको मिलती है मार्केट में। आप बताओ इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखते, एरेटेड लिखते हैं। एरेटेड मतलब जिसमें गैस हो। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती है? जिसमें क्या हो बच्चों? गैस हो। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। और एक और सिचुएशन इमेजिन करो, एक और सिचुएशन इमेजिन करो जिसके अंदर ये कोल्ड ड्रिंक है और ये गैस है। आपको क्या फील हो रहा है? कौन सी कोल्ड ड्रिंक चिल्ड है और कौन सी कोल्ड ड्रिंक गर्म है? यस यस यस, जिसमें गैस ज़्यादा है वो चिल्ड होगी, ठंडी होगी। और आप बताओ गर्म कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो गैस का टेस्ट ज़्यादा आता है कम आता है? गैस का टेस्ट कम आता है। और बहुत ही गर्म हो तो आप पिएंगे नहीं इसको। और आपका मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का, अगर किचन के बाहर पड़ी है और आप वेट कर सकते हो 10, 15, 20, 30 मिनट, तो आप क्या करते हो? पी लेते हो उसको, फ्रिज में रखते हो, फ्रिज में रखते हो। फ्रिज में रखने से वो ठंडी हो रही है। ठंडी होने से क्या होती है? गैस उसके अंदर ज़्यादा चली जाती है, कम चली जाती है? यानी कि अगर लो टेम्परेचर होता है तो गैस लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है, कम होती है? ज़्यादा होती है, इंक्रीजेज होती है। पर जो
हाई टेम्परेचर होता है, गर्म कोल्ड ड्रिंक होती है, तो बच्चों क्या लगता है गैस लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है कम होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आप इस एक्टिविटी से क्या सीख रहे हो कि सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड हीट करने से ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर हीट करने से क्या हो रही थी? सॉलिड ज़्यादा डिसॉल्व हो रहे थे। एक्चुअली हीट करने से क्या होता है, गैस की एनर्जी बढ़ जाती है। गैस की एनर्जी बढ़ जाती है तो गर्म होते होते सरफेस पे आती है। सरफेस पे आने के बाद गैस उस लिक्विड को छोड़ के भाग जाती है। तो लिक्विड के अंदर गैस कम मिलेगी। जब टेम्परेचर हाई होगा तो गैस कम मिलेगी। यानी कि क्या सीखा हमने? क्या सीखा? सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर डिक्रीज करती है विद बोलो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दैट इज gases tends to more soluble at low temperature than at high temperature. हाई टेम्परेचर यानी कि क्या लिखता हूं मैं लास्ट में? गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होंगी कब? लो टेम्परेचर में। किसके मुकाबले? एट हाई टेम्परेचर। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आया था एक बार। 12th के बोर्ड एग्जाम में आंसर दे सकते हो आप? क्वेश्चन ये आया था वाई aquatic life feel more comfortable in cold water than in क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है जो मछलियां वगैरह होती हैं, फिश वगैरह होती हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं जब पानी क्या होता है? ठंडा। किसके मुकाबले? गर्म पानी के मुकाबले। अब बताओ कोल्ड वाटर में मोर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी तो एक्वाटिक लाइफ को अच्छा लगेगा बेकार लगेगा? उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। और हॉट वाटर में क्या होगी? लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी तो दे विल बी लेस कंफर्टेबल। अरे बात समझ में आ गई? तो ज़्यादा कंफर्टेबल किस में होती है? कितना आसान क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। यही लिखना है कि भैया लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी, वो मोर कंफर्टेबल होगी। हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे, ऑक्सीजन गैस कम डिसॉल्व होगी। आप पानी को गर्म करो। ये देखिए ये पानी है मेरे सामने, ये पानी ठंडा है, बिल्कुल चिल्ड है। अब मैं इसको पी रहा हूँ, क्या डिसॉल्व है इसके अंदर? ज़्यादा ऑक्सीजन। इसी पानी को मैं गर्म कर दूंगा, जो इसके अंदर ऑक्सीजन है छोड़ के निकल जाएगी। समझ में आ गया जी? तो गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है मेरे बच्चों, टॉपिक ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व पहले समझते हैं इसको। मैं सॉल्युबिलिटी कर्व समझाऊं इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं, थोड़ी बहुत क्रिकेट देखते हैं, थोड़ी बहुत। आ जाओ, आप जब क्रिकेट देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जब वो कोई टीम खेल रही होती है तो वो वाई एक्सिस पे रन्स लगाते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या लगाते हैं कि भैया इतने ओवर हो गए इतने रन, इतने ओवर हो गए इतने रन, इतने ओवर हो गए इतने रन, इतने ओवर हो गए इतने रन। तो फिर वो ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दें। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं, दिस इज अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रन्स विद रिस्पेक्ट टू ओवर। यानी कि ग्राफ क्या बता रहा है, कितने रन बन रहे हैं अलग अलग ओवर में। तो अगर कभी भी कुछ लिखा हो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, मान लो इधर वाई एक्सिस है इधर एक्स एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं? हम इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन, ग्राफ मतलब वेरिएशन, इट इज ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मान लो मैंने वाई एक्सिस को लगा दिया पॉपुलेशन,
एक्स एक्सिस को लगा दिया ईयर्स, कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में ये पॉपुलेशन थी, 1967 में ये हो गई, 1987 में ये हो गई, 2000 में इतनी हो गई। तो बताओ ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? आप कैसे बोलेंगे? इट इज अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स। भैया जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन कैसे वेरी कर रही है, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे? तो सोल्युबिलिटी कर्व में हम क्या करते हैं, अगर हम वाई एक्सिस पर ये लगा दें कि सोल्युबिलिटी कितनी ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल, और यहां पे हम क्या लगा दें, टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी कम, हीट करने से सोल्युबिलिटी बढ़ी, और हीट करने से सोल्युबिलिटी बढ़ी, और हीट करने से सोल्युबिलिटी बढ़ी, और हीट करने से सोल्युबिलिटी बढ़ी। तो आप बताओ अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ऐसे प्लॉट करता रहूं तो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? वेरिएशन ऑफ, शाबाश, वेरिएशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गिवन सॉल्ट विद, आपको क्या लग रहा है, हीट करने से सोल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं? सोल्युबिलिटी कर्व। सो सोल्युबिलिटी कर्व इट इज अ graphical representation which shows, क्या शो करता है? वेरिएशन, किसकी वेरिएशन? सोल्युबिलिटी की, विद किसके? विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, विद रिस्पेक्ट टू, शाबाश, टेम्परेचर। अरे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हुई नहीं कि मेरी बात? तो आप बताओ ये क्या शो कर रहा है? ये सॉल्ट एक्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़्यादा सोल्यूबल हो रहा है, कम सोल्यूबल हो रहा है? अच्छा बताओ, जैसे साल बीत रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है? जैसे जैसे ओवर चल रहे हैं टीम के रन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? yes. इस वेरिएशन को क्या कहते हैं? सोल्युबिलिटी का। तो अगर आपको ग्राफ बना दें, कहिए ग्राफ को क्या कहते हैं, आप क्या कहोगे? इस ग्राफ को सोल्युबिलिटी कर्व का नाम दिया गया है। अब एनसीईआरटी ने एक कर्व दिया, मैं आपको एनसीईआरटी से कर्व सिखा देता हूं, क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी से। आओ आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं। आइए चलिए देखिए जी, देखिए बच्चे, अगर आपको कहे कि ये ग्राफ क्या है, देखो क्या बोलना है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, देखेंगे प्लीज, जल्दी से देखिए। ग्राफ है ये, ग्राफ मतलब वेरिएशन, तो शब्द कहां से शुरू होगा? इट इज अ वेरिएशन। वाई एक्सिस पे देखो क्या है, वाई एक्सिस पे लिखा है सोल्यूबिलिटी। क्या लिखा है? सोल्यूबिलिटी, यानी कि वेरिएशन किसकी है? सोल्यूबिलिटी की। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? टेम्परेचर। किसके रिस्पेक्ट में? यानी कि दिस इज ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या इस ग्राफ को मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ सोल्यूबिलिटी कर्व? क्या आप मेरी बात से सहमत हो बच्चों? यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप देखो, इसके अंदर एक कंपाउंड ए लिया है, एक कंपाउंड बी लिया है। जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री टेम्परेचर हुआ, सोल्युबिलिटी की वैल्यू देखना, बढ़ रही है, कम हो रही है? ये बढ़ रही है। सोल्युबिलिटी इधर है, इधर देखो, ये वाली चीज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? कैसे? विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इंक्रीज कर रही है। अब जरा बी की देखना, बी की भी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? अभी इंक्रीज कर रही है। चलो एक पल के लिए छोड़ो, एक पल के लिए छोड़ो, आप मान लो यहां पे रन्स हैं और यहां पर ओवर्स हैं। ये टीम ए खेल रही है, ये टीम बी खेल रही है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा तेज खेल रही है? उसी वक्त बता दिया आपने, उसी वक्त बता दिया आपने, क्योंकि आपने फटाफट वाई एक्सिस पे क्या देखा?
यानी कि रन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रन ज़्यादा बन रहे हैं, तो बी तेज खेल रही है। आप जरा इस ग्राफ को देख के क्या अंदाज़ा लगाते हो, ए और बी में से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, बी की। बी ऊपर है तो बी की सॉल्युबिलिटी, समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको क्या लगता है दोनों की सॉल्युबिलिटी हीट करने से बढ़ रही है, कम हो रही है, सेम है? अच्छा, एक सवाल और दे दो, एक सवाल और, हीट करने से ये भी बढ़ रही है, हीट करने से, अच्छा इधर इधर पहले आपको ना क्रिकेट के मैच का एग्जांपल देता हूं, तभी आप समझोगे जल्दी से। जिसको क्रिकेट का एग्जांपल नहीं आता, अभी मैं पॉपुलेशन का एग्जांपल दे दूंगा। अच्छा बताओ, ये टीम ए खेल रही है, ये टीम बी खेल रही है, क्या लगता है जैसे से ओवर चल रहे हैं, ओवर के साथ साथ कौन सी टीम बहुत ताबड़तोड़ खेल रही है? बी ने धमाल किया हुआ है, चौके छक्के चल रहे हैं। आप मुझको बताओ, गिवन रेंज में मान लो 40 से 50 के बीच में ए की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ी या बी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ी? यानी कि हीट का असर ज़्यादा किस पे देखने को मिल रहा है? बी पे ज़्यादा। दोनों में इंक्रीज हो रहा है, पर ज़्यादा इंक्रीज किस में हो रहा है? कितना आसान क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, कर लोगे? और मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बच्चों ध्यान देंगे प्लीज़। देखिए जी, ये रहा, मैं पहले चेक कर लूँ ये मेरी वीडियो लेक्चर में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई बच्चा उधर से देख के बता सकता है कि सर ये कवर हो रहा है नहीं हो रहा? आ रहा है बच्चे, ये जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं बच्चे, ये मैं तसल्ली कर लूँ, हाँ पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इधर, बताओ बच्चों, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एट 20 डिग्री, कह रहा है ए की सॉल्युबिलिटी 20 पे, ए की सॉल्युबिलिटी ये रही, इज लेस मोर देन सिमिलर देन इट्स एट 60 डिग्री। कह रहा है ए की सॉल्युबिलिटी 20 पर 60 के मुकाबले, बताओ जी, ए 20 पर या 60 पर, 20 पे ज़्यादा सॉल्युबल है कम सॉल्युबल है? कम सॉल्युबल है, तो क्या लिखेंगे? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एट 20 इज लेस, किसके मुकाबले? एट 60 डिग्री, 60 के मुकाबले ए के सॉल्युबिलिटी कम ही है ना, 20 पे कम सॉल्युबल है, 60 पे। आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी एट 20 डिग्री, कह रहे बी ये रहा, 20 पे बी ये रहा और 60 पे बी ये रहा। अब बताना, कह रहे बी की सॉल्युबिलिटी 20 पर 60 के मुकाबले ज़्यादा है कम है? अरे क्या कर रहे हो, बी की बात कर रहा है, बी की 20 पे 60 के मुकाबले, बी की 20 पे और बी की ही 60 पे, बी की 20 पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कम है 60 के मुकाबले? बी की बात कर रहे हैं, कम है, तो आंसर क्या हो गया? द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी एट 20 डिग्री इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी एट 60। समझ में आ गया? यानी कि दोनों के दोनों 20 पे कम सॉल्युबल हैं, 60 पे ज़्यादा सॉल्युबल है। अब आ जाओ नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन को देखिएगा, अभी बता दूंगा बच्चे। तो यहां पे लेस था, यहां पे भी लेस था। अब ध्यान से देखना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन डैश विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, किसके मुकाबले? ए, बी की सॉल्युबिलिटी ए के मुकाबले ज्यादा तेज भाग रही है, तो यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ ए विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है जी? हाँ, what do you think what will happen if you make saturated solution at higher temperature and cool it slowly? कह रहा है अगर आप ए और बी का सॉल्यूशन बनाओगे सैचुरेटेड, मतलब ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते, और उसको गर्म करने के बाद ठंडा करोगे तो क्या होगा बताओ? ठंडा करने से क्या होना शुरू हो जाएगा? ठंडा करने से क्या होगा? पार्टिकल नीचे सेटल होंगे, और पार्टिकल जब नीचे सेटल होते हैं उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? व्हेन इट इज कूल्ड एंड स्लोली देन solubility will decrease and their particles
will start settle down at the bottom, hence क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विल ऑब्जर्व। तो जब उसके क्रिस्टल नीचे बैठ जाएंगे उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये टेबल समझ में आ गई, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कर लोगे बच्चों। और एक एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन करते हैं आज। ये आज ही एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन करेंगे। ये तो मैंने करा दिया था ना बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस तो कभी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो बताओ जी, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ये गलत है। सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से छोटे। कोलोइड के पार्टिकल क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से बड़े, 1000 नैनोमीटर से छोटे। और सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं? बिगर देन 1000 नैनोमीटर। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए आज ही आओ बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं 13 एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आया है, ध्यान से करना। आ जाओ, देखिए इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, सारे बच्चे उधर ध्यान से देखेंगे। सॉल्ट दिया है, पोटाशियम नाइट्रेट, 10 डिग्री पर कितना सोल्यूबल है? 10 डिग्री पे कितना सोल्यूबल है? 21 ग्राम। कितने के अंदर? 21 ग्राम। मैक्सिमम जा रहे हैं कितने के अंदर? आपको बताया था ना सोल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम कितना जाएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट 10 डिग्री पे मैक्सिमम कितना डिसॉल्व होता है? 21। अच्छा, 20 डिग्री करते ही क्या हो गया, कितना डिसॉल्व होने लग गया? 32 ग्राम। ज़्यादा हो गया, कम हो गया? ज़्यादा सोल्यूबल। और हीट करने से और सोल्यूबल हो गया, और हीट करने से और सोल्यूबल हो गया, और हीट करने से और सोल्यूबल, और हीट करने से और सोल्यूबल हो गया। यानी कि आप क्या देख रहे हो इस टेबल में, हीट करने से सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सॉलिड की तो इंक्रीज ही होती है भाई, गैस की डिक्रीज होती है। पहले आप क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मास ऑफ, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। आप ढूंढो पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ लिखा है, सबसे ऊपर। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ऊपर लिखा है, ये रहा। अब सारी निगाह इधर चली जाएगी, टेबल की तरफ नजर मत डालना, सिर्फ टेबल में पोटेशियम नाइट्रेट को देखो। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम वाटर। टेम्परेचर क्या है? अब जब जाना 40 में जाना। पोटेशियम नाइट्रेट 40 पे कितना सॉल्युबिलिटी करता है? 62 ग्राम। पर ये जो 62 ग्राम होते हैं कितने ग्राम के अंदर होते हैं? ये तो 100 ग्राम के अंदर होते हैं। तो 100 ग्राम में मैक्सिमम कितना जाएगा? 62। पर वो पूछ रहा है 50 ग्राम पे कितना जाएगा? 50। अगर पानी 100 ग्राम ना हो, पानी आधा हो, अगर पानी को आधा कर दिया है तो 62 को भी क्या कर दो? हाफ कर दो। समझ में आया मेरे बच्चे मैंने क्या किया? ये जो 62 ग्राम है कितने में सोल्यूबल है? इन, जल्दी बोलो, इन 100 ग्राम में सोल्यूबल है बच्चों। ये 100 ग्राम में होती है। तो अगर ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये जो मेरे बच्चों वैल्यू लिखी हुई है पोटेशियम नाइट्रेट की 40 डिग्री पर, 40 डिग्री क्यों देख रहा हूं? क्योंकि 40 डिग्री की बात कर रहा है। और कितना सोल्यूबल लिखा हुआ है उसको? 62 ग्राम मैक्सिमम जाएगा। कितने के अंदर मैक्सिमम जाएगा? 100 ग्राम के अंदर जाएगा। और पूछ कितने के अंदर है कि पानी अगर 50 ग्राम हो तो कितना चाहिए? आप बताओ, पानी को उसने आधा कर दिया, आप 62 को भी तो आधा करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 62 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी
31 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट। अच्छा चलो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अगर यही कहता कि पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा 40 डिग्री पर 200 ग्राम पानी में, 200 ग्राम पानी में, 200 ग्राम पानी में, पानी डबल कर दिया, पानी 100 की जगह डबल कर दिया, तो ये भी 62 की जगह कितना हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरी एक क्लास में 12 बच्चे आ रहे हैं, दूसरी क्लास है उसमें 12 बच्चे आ रहे हैं, अगर मैं दोनों क्लास को जोड़ दूँ अब मैक्सिमम कितने आएंगे, 24 बच्चे आएंगे नहीं। और अगर मेरी एक क्लास में 12 बच्चे आ रहे हैं, मैं क्लास को आधा कर दूँ, अब कितने बच्चे आएंगे, 6 आएंगे नहीं आएंगे, सेम चीज़ होगी। तो अगर ये 100 की जगह, अगर ये 50 की जगह 200 होता तो 62 को मैं क्या कर देता, डबल। फर्स्ट पार्ट क्लियर मेरे बच्चों, सेकंड में आ जाओ। अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ढूंढो जी पोटेशियम क्लोराइड टेबल में क्या है, जल्दी से ढूंढो। ये रहा। अब आपकी नजर इधर होनी चाहिए और उधर उधर नजर मत डालना। इन वाटर कितने टेम्परेचर पे बना रहा है, 80 पे। आओ 80 पे ले जाओ इसको, 80 पे। 80 दिख गया, 80 दिख गया। 80 में मैक्सिमम कितना जाता है, अच्छा। एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल, कह रहा है, और ये 80 पे बना रहा है और 80 पे बना के इसको ठंडा कर रहा है। आप बताओ ठंडा करने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा कितने पे ले आया बताओ, कूल करके कहाँ ले आया, ढूंढो। 25 कहाँ है, 25 20 और 30 के बीच में है, यानी कि ठंडा करके वो यहाँ ले आया, 20 और 30 के बीच में ले आया। What would she observe as a solution cools? क्या हो जाएगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगी जब सॉल्यूशन ठंडा होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। पोटेशियम क्लोराइड सेटल डाउन और इट विल बिकम मोर सोल्यूबल, सेटल डाउन। तो आंसर, और क्या ऑब्जर्व करेगी, व्हाट शी ऑब्जर्व, शी विल ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी किसकी, पोटेशियम क्लोराइड की, डिक्रीजेस एज solution cools down and hence crystallization of potassium chloride will takes place। क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड विल सेटल डाउन। अरे मेरी बात समझ में आ गई, ब्रैकेट में लिख देना कि भैया सेटल हो जाएगा। इसको रेस कर दूं पक्का, चलो हटा रहा हूं 1 2 3 करके, किसी को नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है। आओ जी मेरे बच्चों, थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अरे आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सबसे आसान है। कह रहा है टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी का क्या हो रहा है, आप लिखोगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स इंक्रीजेस। ठीक है, आगे देखते हैं। आल्सो कंपेयर चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 80। कह रहा है 10 to 80 में इनको कंपेयर भी करो। पहली लाइन लिख लोगे, अरे बताओ यहां तक का आंसर लिख लोगे, यहां तक क्या लिखना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ। पर बच्चों मैं ऐसे इंक्रीज लिख देता हूं, आप एग्जाम में मत लिख के आना, आप पूरा लिख के आना, ये चलेगा नहीं, मैं टेस्ट में लिखोगे मैं काट दूंगा। चलो कह रहे हो कंपेयर करो, आ जाओ। आप देखना 10 डिग्री पे इनमें से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, यस। कौन सबसे कम सॉल्युबल है, पर ध्यान देना 80 डिग्री आते आते कौन ज्यादा सॉल्युबल हो गया, यानी कि किसकी सॉल्युबिलिटी बहुत तेज बढ़ रही है, यस, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत
तेज इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कौन? पोटेशियम नाइट्रेट इज लीस्ट। कब लीस्ट है? एज कंपेयर टू other salts, but as temperature increases, solubility of potassium chloride बताना क्या होगी? increases much more rapidly than others and becomes maximum। कब मैक्सिमम हो गई? एट 80 डिग्री में देखो ना मैक्सिमम है। अच्छा, किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे स्लो इंक्रीज हो रही है? चलो चेक करके देख के बताना। सोडियम क्लोराइड 36 से 37 पे पहुंचा है। ऑन द अदर हैंड सॉल्युबिलिटी किसकी बच्चों? सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस मच स्लोअर